तो दोस्तों अभी जो रिसेंटली 5 अपकमिंग आईपीओ है जो कि 19 से लेकर 20 अगस्त के बीच में ओपन रहेंगे, उनमें से जो पांचवा आईपीओ है मंगल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का आईपीओ, जिसकी स्पेशलिटी है ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इसका, क्योंकि आईपीओ 20 से 22 अगस्त के बीच में ओपन रहने वाला है। तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इस वीडियो के अंदर हम इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी भी मिलती रहे। और कोई भी बहुत सारे फेक चैनल्स हमारे नाम से बन रखे हैं ताकि वो भी आपके ज्वाइन ना हो, इसीलिए ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। और देखिए दोस्तों, सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, जो कि एक अंदाजा ही होता है। तभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काफी सारे आईपीओ है तो डिमांड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक्चुअल डिमांड आने में थोड़ी सी टाइम लग सकता है। तो अभी ग्रे मार्केट के अंदर रिसेंटली कोई भी डिमांड नहीं है। जैसे कोई डिमांड आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और एंकर लिस्ट 19 अगस्त को आएगी, तो 19 अगस्त या 20 अगस्त को हम डिस्कस कर लेंगे। ये चीज क्लियर होगी। अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, कंपनी जो है सन 1990, एक्चुअल जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1990 से, मतलब जो प्रमोटर्स है उनको एक्सपीरियंस है 1990 से, 35 साल का एक्सपीरियंस है। बट ये जो प्राइवेट कंपनी बनी या जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, मतलब जो ये मंगल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो एक्चुअल में हुआ है 2008 के अंदर। तो इनकॉर्पोरेशन हुए 17 साल हुए हैं, प्रमोटर्स को एक्सपीरियंस 35 साल का, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। अब सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कंपनी क्या करती है कि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं और वो मैन्युफैक्चर करती है, और उसके रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफार्मर क्या है, काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े जहां भी बिजलियां वगैरह बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यहां पर आप खंभों के अंदर जहां हाई वोल्टेज वायर जा रही होती है वहां देख सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या काम आते हैं कि भाई जो वोल्टेज अप और डाउन करने के काम में आते हैं। सिंपल आपको समझ में, या वोल्टेज हाई करना हो या वोल्टेज डाउन करना हो, उसके लिए ट्रांसफार्मर्स काम आते हैं। सिंपल समझ में आ गया। और उसके रिलेटेड काफी सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, मतलब जो ये पूरा स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिकल स्टेशन वगैरह सेटअप करके देना हो, तो वो भी ये करके देती है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा जो जनरेट होता है ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर करने से 38% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर ट्रांसफार्मर के अंदर भी सीआरजीओ नाम की कोई, मतलब स्टील की ऐसी परतें होती है अलग अलग, तो वहां से 52% का रेवेन्यू जनरेट होता है। मतलब ज्यादातर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही सारा रेवेन्यू जनरेट होता है इसका। आईसीबी से भी 5% का, अमॉर्फस यूनिट से भी 5% का, मतलब लगभग ये सारे जो भी कंपोनेंट्स आप कह सकते हैं वो सारे ट्रांसफार्मर के ही है। बाकी एक्सपोर्ट बहुत कम होता है। इंडिया से 98% का रेवेन्यू होता है, एक्सपोर्ट से सिर्फ 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंपल चीज क्लियर है। 5 इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है राजस्थान के अंदर। तो ये हो गई कंपनी की डिटेल्स। समझ में आई आपको? तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 221 करोड़ से 366 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 357 करोड़ से 551 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है, ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, पर 2024 के अंदर थोड़ा सा हल्का सा डिप देखने को मिला था। 2023 के अंदर 24 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर 2024 के अंदर 20 करोड़ से ऊपर का, और 2025 के अंदर 47 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट इसने जनरेट किया है। मार्जिन अगर निकालें तो 6.9% के थे 2023 के अंदर, 4.6% के थे 2024 के अंदर, और 8.5% के थे 2025 के अंदर। सिंपल आपको समझ में आ गया, मतलब इसके प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है, पर जो डिप है वो 2024 के अंदर है। एबिटा के अंदर भी सेम 2024 के अंदर डिप है, बाकी ग्रोथ देखने को मिली है। भाई ये ज्यादा इतना नेगेटिव नहीं कह सकते, ठीक है, बट ये चीज मैंने आपको बता दी। फिर इसकी नेट वर्थ बड़ी है, और बोरोइंग्स इसके हाथ में है वो भी बड़ी है। 149 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है, जो कि ज्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 का निकल कर आता है, लगभग 1 के आसपास है, तो कि ज्यादा है। और एक अच्छी बात ये लगी, आईपीओ के पैसे से 101 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाने के अंदर काम में लेने वाली है। उस हिसाब से अगर काउंट करें तो बाद में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.29 का हो जाएगा, अभी की कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूं। तो ठीक है, बाद में डेट कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। एक नेगेटिव है, फाइनेंशियल्स के अंदर डेट थोड़ा ज्यादा है, और दूसरा 2024 के अंदर डिप है। तो डेट का तो इन्होंने सॉल्यूशंस कर दिया है, तो उस हिसाब से फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं।
फिर बात करें इसकी ROE ROCE की, ROE 29%, ROCE 25%, बढ़िया है। 15% हो तो ठीक है, उससे भी अच्छी है। फिर अगर बात करें इसकी वैल्यूएशंस की, वैल्यूएशंस के हिसाब से इसका पी है 24.3 का, 24 के आसपास का निकल कर आता है इसका पी, फेस वैल्यू 10 रुपए पर। रेवेन्यू के मामले में जो इसकी पीयर कंपीटिटर्स है उनसे सबसे बड़ी कंपनी है ये, काफी अच्छी बात है। अदर जो कंपनीज है, एक तो है जय बी, दूसरी है विलास। जय बी का पी 18 का, विलास का पी 36 का, और इसका पी है कंपनी का 24 का। उस हिसाब से वैल्यूएशन फेयर नजर आ रही है और रेवेन्यू के मामले में वैसे सबसे बड़ी है, तो फेस वैल्यू 10 रुपए पर वैल्यूएशन अच्छी कह सकते हैं, मतलब महंगी नहीं है। बाकी अदर के मुकाबले इसका EPS ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है, ये इसके लिए अच्छी बात है, तो मतलब वैल्यूएशन सही है। बाकी स्मॉल कैप कंपनी है, 1550 करोड़ रुपए का मार्केट कैप होगा इसका, तो फाइनेंशियली भी अच्छी नजर आ रही है, IPO के बाद अच्छी हो जाएगी, फंडामेंटली भी ठीक है, वैल्यूएशंस भी सही है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जाने तो 20 से 22 अगस्त के बीच में ये IPO ओपन रहेगा, फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया 553 रुपए से लेकर 561 रुपए के बीच में, 26 मतलब 26 शेयर्स का ही लॉट है। इश्यू साइज है 400 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। कुछ अपना डेट पे करेगी, कुछ एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ वर्किंग कैपिटल वगैरह के अंदर पैसा काम में आने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है कि कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है। और IPO के बाद प्रमोटर्स की लगभग 75% की हिस्सेदारी रह जाएगी, पहले 100% की है। रिटेल पोर्शन 35% का, लिस्टिंग डेट है 28 अगस्त को। ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल यह था कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो सबसे पहली चीज, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स, जिसको मैं पर्सनली मेरे हिसाब से उसका नाम दिया है। रिस्क मापने के लिए देखते हैं, ये नहीं है कि इसके भरोसे आपको रहना है, ना ही इसके भरोसे आपको कोई अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन लेना है। जो अभी की कंडीशन है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का क्या हाल है, रिस्क कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहला पैरामीटर हम देखते हैं GMP। तो ग्रे मार्केट के अंदर अभी तक डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है, तो डिमांड वगैरह आएगी, उसके बाद आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फैक्टर्स आने दीजिए। फिर दूसरी है एंकर लिस्ट, वो भी आना बाकी है। तीसरा है सब्सक्रिप्शन, वो भी आना बाकी है। तो वो जब आ जाएंगे उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर चौथा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस इसकी फेयर नज़र आ रही है, पी वाइज देखिए तो फेयर वैल्यूएशंस है, और अपने मतलब पीयर्स के मुकाबले भी स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आ रही है सारे फैक्टर्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं पूरा 1 पॉइंट इसको देना चाहूँगा। तो अभी 1 पॉइंट बन रहा है, बाकी 3 फैक्टर्स आना बाकी है, तो उस हिसाब से अभी थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। फिर बात करें इसके लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इसके लिए हम पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। तो पॉजिटिव्स में सबसे बढ़िया मुझे क्या लगा, इसका स्पेशलाइजेशन है ट्रांसफार्मर्स के अंदर। ट्रांसफार्मर मतलब ये मैन्युफैक्चर करती है और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, इसका स्पेशलाइजेशन है। और सेक्टर के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें ये लीडिंग कंपनी है, मतलब अपने उनके मुकाबले इसका EPS अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है, रेवेन्यू के मामले में बड़ी है, ये अच्छी बात है। बाकी इसकी प्रॉफिट मार्जिन्स में ग्रोथ देखने को मिली है, ROE ROCE वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशंस भी सही है, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है जिससे अपना डेट पे करेगी। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखिए, एक तो पहली चीज़ है इसके ऊपर उधारी ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी इश्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट उसका इसने एक सॉल्यूशन कर दिया कि भाई IPO के फ्रेश इश्यू से अपना डेट पे कर रही है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। उसके बाद थोड़ा डेट रह जाएगा, उसको आने वाले टाइम में इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी दूसरी चीज़ एक मुझे लगी कि भाई रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट के अंदर थोड़ा 2024 में डिप देखने को मिला है, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि अगले साल इसने वापस उसको रिकवर कर लिया, संभाल लिया, तो मुझे कोई विशेष ऐसा नेगेटिव नहीं लगा। बैलेंस्ड अच्छी कंपनी नज़र आ रही है और वैल्यूएशंस भी ठीक है, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक आधे कस्टमर पर डिपेंडेंसी कोई ज़्यादा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, नॉर्मल डिपेंडेंसी है और अच्छी कंपनी नज़र आ रही है, मतलब जिसको आप बैलेंस्ड कंपनी कह सकते हैं उस तरह की बैलेंस्ड कंपनी है। तो ये हो गया पूरा IPO का रिव्यू। अब आप दोस्तों आपको कैसा लगा ये रिव्यू, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई है नहीं हुई है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से मुझे थोड़ी अच्छी कंपनी नजर आ रही है, जब अच्छी कंपनी होती है तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। बाकी देखते हैं, बाकी फैक्टर्स आ जाने दीजिए, ऐसा जल्दबाजी तो हमें नहीं करनी है। कोई ऐसा नहीं कि भाई कोई भी शेयर भाग के जा रहा है, कोई भी IPO भाग के जा रहा है, देख लेंगे जो भी जिस हिसाब से कंडीशन होगी उस हिसाब से हम आराम से मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।